बहुपद। अब बहुपद की जो है एक तो इसमें होता है चर, फिर अचर। आइए आज हम देखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है। जैसे आप हिंदी में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बहु और यहाँ पे लिखा है पद। बहु का मतलब होता है अनेक और पद आने होते हैं पद, टर्म। और इसी इंग्लिश में पॉली आने भी मैनी है और नोमियल आने पद या टर्म होते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है देखने से कि बहुपद मतलब एक के बाद एक पद, जो पद आते हैं उनको बहुपद कहते हैं। एक दो तीन चार जितने भी हों वो पॉलिनोमियल होते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको हम जो भी पढ़ाएंगे तो कंपटीशन एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं अधिकतर उसके बारे में आपको पूरा आ जाएगा। जैसे लिखा है चर, तो चर बच्चों वो चीज होती है जिसका मान परिवर्तनशील रहता है, जो बदल जाए। जैसे हमने कहा चर, तो चर राशियां जो होती हैं, चर राशियां जो होती हैं जिन्हें अधिकतर हम ए से लेके जेड तक के जो अल्फाबेटिकल होते हैं उनसे दर्शाते हैं। जैसे आपने सवालों में देखा होगा एक्स, वाई, जेड या फिर एल, एम, एन आदि। ये अल्फाबेटिकल जो अपनाए जाते हैं वो चर राशियों के लिए होते हैं। और चर राशियों के जो मान होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। कभी एक्स का मान 0 आएगा तो कभी 1 आएगा तो कभी 2 आएगा, आपने अधिकतर देखा होगा। अब बात चल, ये तो हो गए चर, ये चर राशियां हो गई। अब दूसरी बात आती है क्या, अचर की। तो अचर देखते हैं। अचर जो होते हैं, अचर का मतलब जिनका मान निश्चित रहे, जिनका मान कभी ना बदले। जैसे मान लीजिए संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश आगे बढ़ती जा रही हैं। ये संख्याएं यदि आप 1 है या 2 है या 5 है या 8 है या 9 भी लिख लो यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि आप चाहे तो भोपाल चले जाएं, इंदौर चले जाएं या बॉम्बे चले जाएं, वहां पे 9 है तो 9 बोला जाएगा, या हम भी 9 बोलेंगे, वहां पे भी लोग 9 बोलेंगे। यदि 2 है तो इसको 2 ही बोला जाएगा, आप चाहे कहीं पर भी चले जाएं। 4 है तो 4 ही बोला जाएगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जैसे 4 बोलते हैं 4 बोलते हैं तो ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन इसका मान स्थायी रहेगा। मतलब अचर राशियां हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता है, वो अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद में आती है बात पद की। तो पद आप जैसे आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि हमारे जो महान लोग रहे हैं भारत के या दुनिया के, तो लोग उदाहरण देते हैं कि उनके हमें पद चिन्हों पर चलना चाहिए। पद चिन्ह मतलब जहां से वो निकले पद आने चलना। तो कितने पद आ रहे हैं, स्टेप। तो पद में पद तो एक पद भी हो सकता है, एक्स भी एक पद हो गया। इसमें 2x लिख दें, ये भी एक पद है। 3xy लिख दें, ये भी एक पद है। तो ये पद है, पद कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये भी क्या है, पद है। तो ये पद है। और यदि ये तो हो गए पद, सिंगल एक पद है, एक है, एक है, एक है। और आप एक भी लिखेंगे तो ये भी पद रहेगा, 2 लिखेंगे तो ये भी क्या रहेगा, पद रहेगा। तो ये पद होते हैं। अब पद से हमें जब व्यंजक बनाने की बात आती है, व्यंजक या बहुपद, तो इनके लिए हमें
जैसे मान लीजिए हम अब व्यंजक के बारे में पढ़ें, थोड़ा पहले लिखते हैं बहुपद। अगर मान लो लिखा है बहुपद, ये तो हो गया बहुपद। यहां मैं लिख देता हूं व्यंजक और यहां पे लिख देता हूं समीकरण। तीन चीजें ये आ गई। अब क्या होता है, जो भी बहुपद बनेगा तो चर और अचर राशियों के मिलने से ही बनेगा, और इसमें अंक गणित का भी यूज होगा। अंक गणित के प्लस और माइनस चिन्हों को भी इनमें शामिल किया जाता है, तो ये बन जाते हैं। मान लीजिए जैसे कोई भी एक पद है, क्या है, पद है। जैसे मान लो एक पद मान लो हम ले लें, जैसे 4x² माइनस 3x और क्या ले लें, 2, हाँ 2 ले लें। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। तो ये क्या है, एक बहुपद है। और बहुपद में हमेशा जो घात होती है, ये आपको घात दिख रही है, तो ये घात है बहुपद की, क्या होती है, हमेशा पूर्णांक घातें होती हैं। कैसी होती हैं, पूर्णांक 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 घात में हमेशा पूर्णांक घात होगी। जो घात लिखी है यहाँ पे घात कितनी है, 2, x पे घात कितनी है, 1। तो इसमें पूर्णांक घातें आएंगी तो वो ही बहुपद कहलाएगा। यदि बहुपद में कभी भी आप आदि घात को नहीं देखेंगे। अब आती है बात व्यंजक की। अब हम चलते हैं व्यंजक। तो व्यंजक में यदि हम यहाँ पे लिख दें कितना, x² लिख दिया मान लो, और यहाँ पे लिख दें प्लस के 6x लिख दें, और यहाँ पे लिख दें प्लस के 12, ये 12 होगा। बारह या और संख्या भी ले सकते हैं हम, मान लो क्या लें, 8 ले लो, 8 ले लिया। अब ये व्यंजक है, वो व्यंजक में यदि यहाँ पे तो अभी ये बिल्कुल बहुपद जैसा दिख रहा है, इसमें भी घातें आदि नहीं है। यदि जैसे इसको हम आदि घात में बदल लें, x की घात 1/2, या फिर इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें, तो ये आदि घात में बदल जाएगा। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये अब बहुपद नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, व्यंजक। व्यंजक बन जाएगा। व्यंजक में जो व्यंजक है, व्यंजक में आदि घातें होती हैं, लेकिन बहुपद में कहीं भी आपको आदि घात नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, बहुपद में कभी भी स्क्वायर 0 नहीं होता है, और ना ही व्यंजक में बराबर कभी भी 0 नहीं लगाते हैं। यदि 4x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कभी भी नहीं लिखेंगे। यदि आपने लिख दिया 0 तो समझ जाइए कि ये बहुपद नहीं है। यदि आदि घातें लगी हैं, आदि घातें लगी हैं, तो ये व्यंजक तो हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता, बहुपद नहीं हो सकता। और यदि बराबर बल लगा है तब भी ये फिर व्यंजक नहीं कहलाएगा, फिर ये समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इन बातों को आप याद रखना। पूर्णांक घातें होती हैं, इसकी जो घात होती है वो कोई सी भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है, 1 आधी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। घातें कुछ भी आ सकती हैं व्यंजक के अंतर्गत, लेकिन इनका मान बराबर में 0 कभी नहीं लगाते हैं, तो ये व्यंजक होते हैं। अब बात चलती है समीकरण की। अब समीकरण मान लीजिए हमने फिर बना दिया x² प्लस 6x प्लस कितना कर दें, 8 कर दें। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे x² है प्लस 6x है प्लस 8 है, बराबर में जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लगाया तो ये बन गया समीकरण।
इसका मतलब ये है कि जो समीकरण जीरो लगा दिया तो ये बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब इस पूरे टर्म का भी मान यदि जीरो आता है x का मान निकालने पर तो ये समीकरण है, अन्यथा ये समीकरण नहीं रहेगा। अपन इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम x गुणा एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना है 6x, तो 6x को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए 6x और गुणा करने पर आना चाहिए कितना 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 2x प्लस 4x, 4 दूनी 8 होते हैं, 4x और 2x 6x होते हैं और ये कितना है 8 और बराबर में क्या आ गया 0। इसको हम सिद्ध करके बताएंगे कि यहाँ बराबर में जब 0 लग जाती है तो ये समीकरण कहलाता है, लेकिन बहुपद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पे x और x कॉमन लेते हैं, दोनों तरफ x है तो कॉमन लिया, x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x प्लस कितना 2 प्लस यहाँ से 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे मान लीजिए तो 4 के पहाड़े में 8 भी आते हैं 4 भी आते हैं, इसलिए हमने 4 को बाहर लिया तो अंदर कितना बचा x प्लस और 4 दूनी 8 आने 2 के 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे या 4 का भाग देंगे 8 में तो 2 बार जाएगा, वो बराबर है 0। अब देखो ये दो पद सेम बन गए, कैसे बन गए सेम बन गए पद। अब पद ये सेम बन गए तो इन पदों को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लो, x प्लस 2 को हमने क्या किया बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4। एक गुणनखंड कर लिए हमने इसके। अब गुणनखंड करने के बाद में यदि हम एक बार x बराबर 2 रखें या x प्लस 2 बराबर कितना 0 रखते हैं तो x बराबर इसका पक्षांतर होगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ माइनस का 2 या इस समीकरण में रखें अगर तो इसको यदि हम रखते हैं एक मान तो x बराबर -4 आएगा, एक x बराबर -2 इसमें रखते हैं, रखेंगे जैसे x की जगह पे -2 लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया प्लस कितना 6x है तो 6 गुणा में कितना -2 लिखेंगे और प्लस कितना लिखेंगे 8 और बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, -2 का 6 में गुणा होगा ये प्लस के 6 है तो ये हो जाएगा माइनस के कितने 12 और प्लस के कितने हो गए 8 बराबर में 0। तो 8 और 4 कितने हो गए 12 और माइनस के ये 12 है तो बराबर ये 0, तो माइनस 12 में से 12 गए तो 0, यानी दोनों तरफ 0 आ गया, मतलब ये समीकरण हमारा सही है। इनको इनसे भी हम चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। ये इसलिए बताया कि ये शून्यक भी इसी प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं इसमें। अब बात हमने यहाँ पे इतना होने के बाद में अब हमने देखो व्यंजक भी कर लिया, समीकरण भी कर लिया, अब बात चलती है घात की। अब घात के लिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा चर हो गया, अचर हो गया, पद हो गया, व्यंजक हो गया, समीकरण। अब बात करेंगे हम काई की घात की। तो घात से आप समझते हो जैसे किसी के ऊपर घात लगी है, जैसे मान लो ये है तो a के ऊपर घात कितनी है 2 है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं घात। वो घात को हम क्या बोलते हैं कोटि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोटि भी बोलते हैं, और इसको डिग्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिग्री। अगर यहाँ पे हम लिखें कि 4x की घात 3 धन एक और लिख देते हैं 3x स्क्वायर धन 2x और धन कितना x। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो घात है तो ये घात कहलाती है। तो यहाँ जो कोटि रहेगी इसकी बहुपद की या घात रहेगी तो जो हाईएस्ट पावर होती है सबसे बड़ी घात वो कहलाती है डिग्री या कोटि। हाईएस्ट मतलब बड़ी घात, तो बड़ी घात यहाँ पे क्या है तो ये जो बड़ी होती है ये
बड़ी घात, तो वो क्या है 3 है। तो इसकी ये बहुपद की क्या निकल आई, कोटि या घात निकल आई। अब इसके बाद में हम चलते हैं गुणांक की ओर। क्या, गुणांक। घात हो गया, अब आते हैं हम गुणांक की ओर। तो जो गुणांक है, गुणांक इसको ही लिख लेते हैं, 4x³ धन 3x² धन 2x धन x और प्लस क्या लिख दें, 1 लिख दिया हमारे। अब यहाँ पे आप गुणांक देखेंगे, अभी हमने घात की बात की थी, तो यहाँ देखो घात 3 है, फिर x² की, ये तो x की घात, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है और इस पे भी 1 है। तो यहाँ पे तो ये लिख वाली दिया है, इसको हम चाहते तो 3x ये भी हो जाता, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे गुणांक के लिए। तो जो गुणांक आते हैं, गुणांक से आपको समझ में आ रहा होगा, गुणांक मतलब गुणा के अंक। तो जो अपनी चार राशियां हैं x x जितने दिख रहे हैं, इनमें अंकों का गुणा है, तो चार राशियों का गुणा है। तो x की घात 3 का जो गुणांक रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। x² का गुणांक कितना है, 3 है। अब यहां पे अगर हम चाहें तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम 3x लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 1। अब x² का गुणांक कितना आया, 3 आया। x का गुणांक कितना है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। चाहते तो हम यहाँ पे कितना, 4 लिख दो, तो यहाँ 4 नहीं 5 कर दो, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 1 2 3 और एक गुणांक इसका भी है, इसका गुणांक x की घात 0 मान सकते हैं। x की घात 0 का गुणांक कितना है, 1 है, तो इसको चाहे तो हम x की घात 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है x की घात 0 बराबर 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो x की घात 0 का गुणांक भी कितना आएगा, 1। तो ये हो गए गुणांक। तो हमारा इस प्रकार से गुणांक प्लस माइनस दोनों में आ सकते हैं। यदि यहाँ पे माइनस लगा होता तो ये माइनस के 4 आ जाते। x की घात 3 का गुणांक माइनस कितना आ जाता, 4, ऋणात्मक गुणांक भी हो जाता ना। आप कहेंगे सर आपने बताया ही नहीं कि गुणांक में माइनस प्लस आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये गुणांक हो गया। अब बात करेंगे हम प्रारूप की। तो प्रारूप में, प्रारूप मतलब जो बहुपद होते हैं उनका प्रारूप समीकरणों का किस प्रकार से बनता है। तो नेक्स्ट आइए अब हम बात करते हैं प्रारूप स्टैंडर्ड फॉर्म की, यानी प्रारूप है। तो प्रारूप में जैसे हम देखेंगे, पढ़ते हैं रेखिक समीकरण। क्या पढ़ते हैं, रेखिक समीकरण। तो जो रेखिक समीकरण होता है तो उसको हम, उसकी जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम ax धन b लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है, कितना, क्या आता है, रेखिक समीकरण। फिर आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये रहेगा ax² धन bx धन c, और तीसरा इसका फॉर्म रहेगा त्रिघात समीकरण। तो इसका जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा a x की घात कितनी, 3 धन bx² धन cx धन कितना d। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे
कि इनके जो फॉर्मेट है वो कैसे है। रेखिक समीकरण में घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जो रेखिक समीकरण का प्रारूप होता है एक्स धन भी, तो इसमें घात सिर्फ 1 आती है। क्या आती है, घात 1 आती है। तो यहाँ पे लिखे हम घात घात। तो रेखिक के लिए जो पहला है रेखिक, रेखिक में हमेशा जो रेखिक रहेगा उसमें हमेशा घात कितनी रहेगी, रेखिक की घात हमेशा 1 होगी। और द्विघात, तो जैसे आप समझ पा रहे हो, तो द्विघात में मतलब घात कितनी रहेगी, 2 रहेगी। अब रेखिक में घात तो 1 रहेगी, लेकिन पद, अब पद की बात आती है। हमने पद भी देखा था यहाँ पे पद, इसमें पद कितने हैं, 1 और 2। तो रेखिक समीकरण में पद कितनी रहेंगे, घात 1 रहेगी और पद 2 रहेंगे। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी रहेगी, 2 रहेगी और पद 1 2 3। तो पद कितने रहेंगे, इसमें 3 पद रहेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम त्रिघात समीकरण पे। तो जो त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण में जो घात रहेगी वो कितनी रहेगी, अधिकतम 3 और पद कितने आएंगे, 1 2 3 और 1 4। तो ये 4 पद आ गए। यहाँ घात 1 है लेकिन पद 2 है रेखिक समीकरण में। द्विघात में घात 2 है अधिकतम और पद कितने हैं, 3 है। त्रिघात समीकरण में घात अधिकतम कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है और पद कितने आ गए, 4। तो ये इसके पद कहलाते हैं। वो जो समीकरण बनते हैं वो चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। इनमें प्लस माइनस का यूज किया जाता है और वो बहुपद होता है। और बहुपद कभी 0 के बराबर में नहीं होता है। और जो व्यंजक है, जो बहुपद है, वो व्यंजक तो हो सकता है, यदि उसके ऊपर आधी घात लग जाएगी तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा और फिर वो क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। तो ये बात आप याद रखना, हमने पहले पढ़ा दी है। और अब लास्ट में हम चलते हैं कहाँ की ओर, शून्यक की ओर। अब बात चलती है शून्यक। शून्यक से आपको जैसे समझ में आ रहा हो, शून्यक मतलब शून्य, शून्य का समावेश रहेगा। अगर जो भी हमें पद दिया है और उस चर का मान कैसा होना चाहिए, चर मान लीजिए x है, तो हम लिखेंगे चर का मान यदि कितना आ जाए, बराबर 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे कोई बहुपद दिया है उसमें चर का मान कितना 0 आ जाए तो वो शून्यक कहलाता है। अब मान लीजिए हमने लिख दिया 4x + 8 बराबर कितना, 0 रख दें। तो क्या करेंगे, 8 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो बराबर के उस साइड प्लस वाला जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। x बराबर माइनस के कितने 8, 4 का भाग लगेगा, बराबर के साइड आता है तो गुणा काय में बदलता है भाग में, तो कितना आएगा 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो x बराबर ये आ गया -2। ये क्या आ गया -2। जे इसका क्या है, x बराबर 2, ये इसका शून्यक निकला है। कैसे निकला है, यदि हम 4x में + 8 में कितना रख दें, x बराबर -2 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो रख दें। तो ये कितना 4, x की जगह आप कितना रख देंगे -2 और प्लस कितना 8। तो -2 का +4 में गुणा होगा तो -8 प्लस के कितने 8। इन दोनों को जब एक माइनस का एक प्लस का घट गया तो क्या बचा 0, मतलब 0 आ गया है इसका। तो x बराबर -2 इस समीकरण के लिए क्या है, शून्यक है। तो इस प्रकार से हमारे ये शून्यक निकलते हैं। x आने चर का मान क्या हो जाए, 0 आ जाए तो वो उसके शून्यक कहलाते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से ये हमारे बहुपद पूर्ण होते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन भी लेते हैं के बारे में, जो चीजें पढ़ी हैं उनका अपन इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सोचते हैं कि हमने क्या सीखा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक
4x² माइनस 3xy का एक पद है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² माइनस 3xy का एक पद है? पद बताना है हमें। तो ये व्यंजक लिखा हुआ है, इसका इनमें से कौन सा पद है? तो आप देख रहे होंगे 4 और 3 क्या कहीं अलग दिख रहे हैं? नहीं है, ये साथ में है। अलग अलग होते तब ये पद कहलाते, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं 3xy पद है, लेकिन इसमें मैच करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा है? प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये भी नहीं है। अब बात चलती है xy, तो ये भी अलग अलग लिखा है, ये यहाँ पे, तो ये इसका भी पद नहीं है, ऐसा हमको देखने को इसमें नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे 4x² आप देख सकते हैं ये लिखा है, तो इस व्यंजक का ये वाला एक पद है। तो इस प्रकार के पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत आसानी से आप इनके आंसर दे सकते हो चुटकियों में। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? अब बात आ गई, पहले ये कह रहे थे व्यंजक का पद बताइए, तो ठीक है हमने बता दिया व्यंजक का। अब ये कह रहे हैं कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है और व्यंजक भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखो x² प्लस 2x लिखा है, तो ये क्या है? बहुपद है। हमने पढ़ा था कि बहुपद की जो घात होती है वो पूर्णांक होती है, मतलब पूरे अंक की। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुणांक 2 है और ये प्लस का चिन्ह यहाँ भी प्लस का। बी ऑप्शन पे आते हैं, घात पूरी है 3। बहुपद होने के लिए जो शर्तें होती हैं, यहाँ पे गुणांक 2 है, प्लस है, पूरी घात 2 यहाँ लगी है, -5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब बात यहाँ आती है x प्लस √5 × x। तो उसमें बात चली थी कि जो हमारी चर राशियां हैं उनकी घात आधी नहीं होना चाहिए या 1.5 नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो √ लगा है वो 5 पे लगा है, ना कि x की पावर में है। x की पावर में √ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब बात चलती है यहाँ पे x² प्लस √2x। अब यहाँ पे 2 के ऊपर तो पावर √ है, लेकिन x के ऊपर भी है। कैसी? x² प्लस ये घात ऐसी हो जाएगी 2x की पावर 1/2, मतलब ये आधी घात आ गई। तो आधी घात जब होती है तो वो बहुपद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो क्या होता है? व्यंजक होता है। और इनमें पूछा है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये क्या है? ये वाला बहुपद नहीं है, x² प्लस √2x। इस पे क्योंकि आधी घात आ गई है, जो पूर्णांक घातें होती हैं वो ही बहुपद होते हैं। ये लेकिन क्या है? बहुपद नहीं है, ये व्यंजक में आ जाता है, व्यंजक पे आधी घातें चल जाती हैं। बहुपद व्यंजक भी होता है और बहुपद तो होता ही है, वो क्या हो जाता है? व्यंजक भी हो जाता है। लेकिन एक व्यंजक बहुपद नहीं होता है जब उस पे आधी घातें आ जाती हैं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।